हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर 3D में प्लेन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारा खत्म हो गया, अब 3D में हमारा प्लेन स्टार्ट होगा। ठीक है, टू डायमेंशनल लेमिना होता है एक प्लेन। ठीक है, 3D की बात कर रहा हूं, टू डायमेंशनल बोल रहा हूं, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है, उसकी सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी और मोटाई 0 होगी। ठीक है, ऐसी प्लेन ऐसी चीज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। इस केस में हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों इन्फिनिटी होगी। ठीक है, जैसे कि कोई शीट होती है वो बहुत पतली होती है, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 0 नहीं, इसमें कंप्लीटली 0 ही आएगा। तो हमें इसमें प्लेन पढ़ना है, प्लेन की इक्वेशन पढ़नी है, प्लेन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और बाकी सब कुछ जो भी एप्लीकेशन होंगी सब कुछ पढ़नी है। ठीक है, तो 3D में हमें पता है, पहले जो सबसे बेसिक फॉर्म है वो निकाल लेते हैं। ये x एक्सेस है, ये हमारी y एक्सेस है। ठीक है, और एक बाहर की तरफ आएगी z एक्सेस। बना नहीं सकते तो ऐसे करके कह देते हैं, ये बाहर की तरफ आ रही है z एक्सेस। ठीक है, ये देखो ये बाहर। अब जो प्लेन होगा, ठीक है, तो प्लेन देखो ऐसे बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास प्लेन, कोई भी प्लेन है वो ये रहा। ठीक है, ये स्पेस में है प्लेन। ठीक है, मैंने तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बना दी है, बट ऐसा होता नहीं है, इधर भी ये इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, अब देखो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो जैसे लाइन में एक बार पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, ठीक है, सॉरी पॉइंट और पैरेलल वेक्टर फॉर्म थी, 2 पॉइंट फॉर्म थी, डिफरेंट 2 फॉर्म्स थी। ठीक है, डिफरेंट चीज गिवन होने पे डिफरेंट तरीके से हम इक्वेशन पे पहुंचते हैं। उसी तरीके से इसमें भी कई चीजें डिफरेंटली हमें गिवन होगी, तब हम डिफरेंटली इक्वेशन पे पहुंचेंगे। जो फर्स्ट सबसे बेसिक है उसमें हमें क्या क्या गिवन होगा? उसमें हमें 2 चीजें गिवन होंगी। एक होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर गिवन होगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमें गिवन होगा एन कैप। दूसरा, ठीक है, एन कैप की कोई वैल्यू मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर है तो इसको मान लेते हैं LI प्लस MJ प्लस NK। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। दूसरी चीज जो हमें गिवन होगी वो गिवन होगा डिस्टेंस D फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये दोनों चीजें हमें गिवन होंगी, तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये रहा हमारा ओरिजिन, तो यहां से जो ये प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे जाके प्लेन टच कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, ये प्लेन ऐसे है, ऐसे हवा में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें D दे रखा है, इतना क्लियर है। अब देखो इसी D डिस्टेंस के अलोंग ही हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, और ये एन कैप भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, बट जो एन कैप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1 यूनिट होगी, वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखो हम कोई रैंडम पॉइंट R मान लेते हैं, जैसे कि हमने रैंडम पॉइंट R माना था लाइन के ऊपर, ऐसे ही रैंडम पॉइंट R मान लेते हैं प्लेन के ऊपर। तो वो प्लेन हो गया x, y, z। ठीक है, अभी तो मैं डेराइव कर रहा हूं, तुम डायरेक्ट रट लेना। ठीक है, फिर क्योंकि डेराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा उधर। तो ये R रैंडम पॉइंट हो गया प्लेन के ऊपर। तो ये हर ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये कोई सा भी पॉइंट हो सकता है प्लेन के ऊपर। तो कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पर जो R वेक्टर आ गया वो क्या आ गया? XI प्लस YJ प्लस ZK। R हमेशा रैंडम पॉइंट होता है। ठीक है, रैंडम पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है भाई, अगर तुम इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो यहां पर एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तुम देख सकते हो
अगर तुम इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो यहां पर एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन होगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये लाइन जो है प्लेन के ऊपर लाई करेगी। ठीक है भाई, इतना समझ में आता है। अब अगर तुम इस r का डॉट प्रोडक्ट n के साथ करो, ठीक है, तो क्या आएगा, r का डॉट प्रोडक्ट n कैप के साथ करोगे तो क्या आएगा, हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अच्छे से पता है, a डॉट b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, तो यहां से r डॉट n क्या आएगा, r का मैग्नीट्यूड जो भी हो, n का मैग्नीट्यूड, n तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इन दोनों के बीच के एंगल का cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल ये है थीटा, और ये हो जाएगा फिर तुम्हारा r cos थीटा। ठीक है, अब तुम यहां इस ट्राइंगल में देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से देख सकते हो, ये तो हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो जो d होगा उसका डिस्टेंस कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज इंटू cos थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, बेस हो गया ये, सॉरी बेस, r cos थीटा हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस भी परपेंडिकुलर होता है दूसरी वाली साइड के ऊपर, तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा ही हमारा r डॉट n है, तो r cos थीटा और d बराबर है, तो हम इससे लिख सकते हैं r डॉट n इज इक्वल्स टू d। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा होगा, ठीक है, और एक यूनिट वेक्टर दे रखा होगा, जो कि ध्यान रखना ये यूनिट वेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, इसकी दो प्रॉपर्टी है, यूनिट वेक्टर प्लस ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। ठीक है, तो हमारी जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ये है हमारी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि तुम इसमें वेक्टर्स देख सकते हो, तो ये है हमारी वेक्टर फॉर्म। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, ठीक है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो बहुत आसान है। कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें निकालनी है तो r की वैल्यू हम रख देंगे xi प्लस yj प्लस zk, और n की वैल्यू रख देंगे डॉट प्रोडक्ट, n की वैल्यू रख देंगे जो कि है li प्लस mj प्लस nk इक्वल टू d। इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो x इंटू एल, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। ये हो जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। L M N जो हैं ये हमारे आए हैं यूनिट वेक्टर से, जो कि परपेंडिकुलर था प्लेन के ऊपर। x y z हमारे वेरिएबल ही रहेंगे, ध्यान रखना, x y z की कोई वैल्यू नहीं डालनी है, वो वेरिएबल है, जैसे लाइन में x y z वेरिएबल थे, जैसे 11th क्लास में थे, उसी तरीके से। तो इस तरीके से आ जाएगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर से कार्टेशियन कैसे निकालते हैं, सिंपल है एकदम, हम r की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू रख देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, आराम से, इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब इसमें रिवर्स जाने का भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और तुम्हें वापस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और ये यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वेक्टर दिया हुआ है 2x, सॉरी एक प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7। ठीक है, एक बार रुक जाओ, इसको कर लेते हैं प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें एक और कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तुम, ठीक है, ये इसलिए लिया है मैंने। अच्छा, अब देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट क्वांटिटी को उधर भेजना है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी 7 थी, उसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -7। अब तुम्हें पता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बट ये और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए। इसी के लिए तुम क्या करोगे, इस माइनस को इधर ले जाओगे, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? फाइनल इक्वेशन बनेगी -2x -3y -4z = 7। अब अलग अलग कर लो, जो x y z है उसको वेक्टर की फॉर्म में अलग लिख लो और -2 -3 -4 को अलग लिख लो, तो ये बन जाएगा xi + yj + zk। ये तो अलग अलग हो गया, x y z था, डॉट प्रोडक्ट लगाओ बीच में, और जो कोफिशिएंट्स हैं -2 -3 -4 इनको अलग लिख लो, -2i -3j -4k = 7। ठीक है, तो ये आ गया = 7। अब तुम्हें ये पता है ये तो तुम्हारा r वेक्टर है, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा इस वेक्टर के बराबर हो सकता है अगर ये यूनिट वेक्टर, ये वाला यूनिट वेक्टर हुआ तो, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हम इसको बना लेंगे कैसे? इस किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, खत्म। इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इस तरफ डिवाइड करेंगे तो एक तरफ हम डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना होता है, LHS RHS में बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा √29। तो √29 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे ये। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो n कैप होगा वो हमारा होगा ये, और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा वो होगा 7/√29। ये चीज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, खत्म बात। इतना ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से तुम रिवर्स भी जा सकते हो, और किसी की कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो तो वेक्टर फॉर्म ऐसे निकाल सकते हो। इतना निकाल के आ गए तो आ गई भाई वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n कैप और d हो जाएगा तुम्हारा ये 7/√29, खत्म। बड़ा स्लो समझाया है मैंने, अच्छे से अगर समझ नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लो और चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करो, वरना ये टॉपिक अगर अधूरा रह गया तो आगे का सारा कुछ अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बच्चों तुम ये 4 एग्जाम्पल करना है, इसके ऊपर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 13 बहुत सिंपल है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको चलो कर लेते हैं। एग्जाम्पल 13 14 ये सब कर ही लेते हैं, सारे एग्जाम्पल्स हम अभी कर लेते हैं। 13 14 15 16 फटाफट, थोड़ा जल्दी करेंगे, हमारी इक्वेशन हम छोड़ देते हैं। चलो सब दोबारा लिख लेंगे, कोई ना। 13 में हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29। एग्जाम्पल 13 हम कर रहे हैं तो डिस्टेंस दिया हुआ है 6/√29। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर। ध्यान दो बच्चों, इसका नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर। अब मैं नॉर्मल वेक्टर अभी तो लिख दे रहा हूं बट बार बार नहीं लिखूंगा। नॉर्मल वेक्टर n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा 2i - 3j + 4k। नॉर्मल वर्ड ही परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये दिया हुआ है। अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? r.n कैप = d। d होता है ये वाला, ये हमें गिवन है। n कैप हमें गिवन नहीं है, हमें n वेक्टर गिवन है। तो किसी वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो बोथ साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो n कैप आ जाएगा, इधर n कैप आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 2/√29i - 3/√29j + 4/√29k। इसकी वैल्यू उठा के यहां रखनी है। r डॉट ये पूरा आएगा = d में 6/√29 आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यहां पर इसको रख देना है, निकल आई तुम्हारी वेक्टर फॉर्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कार्टेशियन फॉर्म निकालनी होती तो r की वैल्यू xi yj z के रखते, डॉट प्रोडक्ट कर देते, फाइनल जो आता खत्म।
ठीक है। अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि दोनों साइड √29 आ जाता तो काटेंगे या नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है, मन करे काट देना, ना करे ऐसे ही छोड़ाना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 14, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर वेक्टर को हम कहीं पर भी डाल देंगे वो ओरिजिन से पास ही करेगा। तो मतलब यूनिट वेक्टर एन कैप के हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है आर डॉट, एग्जाम्पल 14 कर रहे हैं, सब बुक में से देखो, मैं क्वेश्चन को कॉपी कर ले रहा हूं यहां। ठीक है, तो देखो आर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ है, ये प्लस का 1 है, प्लस के 1 को पहले उधर भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको किस फॉर्म में लेके आना है, हमें इस फॉर्म में लाना है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। सबसे पहले तो ये एन कैप नहीं है, बट उसकी चिंता बाद में करनी है, पहले इसको इधर भेजो। 1 को उधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा -1, उसको +1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो इन तीनों से होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, आर से क्यों नहीं होगा वो मल्टीप्लाई, क्योंकि जब एक -2 प्रोडक्ट वाली चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो या तो वो इससे मल्टीप्लाई होता है या इससे, हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, +1 को उधर भेजा, माइनस को वापस इधर ले आए, तो ये हो गया। अब ये जो वेक्टर होगा हमारा, ये यूनिट वेक्टर कतई नहीं है, हमें साफ दिख रहा है यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे, वरना हमारा वैसे ही सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कैसे बनाते हैं किसी को भी यूनिट वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √36 + 9 + 4, 36 + 9 + 4 49 आएगा। √49 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, जो कि 7 होता है। ठीक है, तो इसका जो एन कैप आ जाएगा वो क्या आएगा, -6i + 3j + 2k डिवाइड बाय 7, 7 सबके नीचे चला जाएगा। ठीक है, बस खत्म, ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। बट हमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइन। इसके डायरेक्शन कोसाइन, एक यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, उसके जो ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, यही होते हैं स्पेशली यूनिट वेक्टर के। बाकी किसी वेक्टर के निकालने होते तो इसको उठाते जो भी आई के साथ है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए जो इसके डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, L आएगा -6/7, M आएगा 3/7, N आएगा 2/7। ठीक है, अगर तुमने ये माइनस सही नहीं किया होगा तो फर्स्ट टाइम तो आंसर ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे आता है बहुत सारे बच्चों का, बट ये माइनस पे ध्यान देना है, ये डिस्टेंस है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो हो गया हमारा एग्जाम्पल 14 भी। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 15 पे। एग्जाम्पल 15 पे 16 जो है इसका, शायद 16 एग्जाम्पल थोड़ा बढ़िया है, फोटो परपेंडिकुलर। 16 एग्जाम्पल के लिए ही मैं रुका हुआ हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका डी निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जब सारे ही कर रहे हैं तो ये भी कर ही लेते हैं कि एग्जाम्पल 15 आएगा 2x - 3y, 2x - 3y + 4z -6 = 0। सबसे पहले जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको इधर भेजेंगे, -6 इधर जाएगा तो हो जाएगा +6। फिर x y z को अलग कर लेंगे। अब यहां से तुम ये भी सीख सकते हो कि कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे लानी है। देखो ऐसे लिखा हुआ होगा, x y और z को एक तरफ लिख लो, 2 - 3 और 4 को एक तरफ, और उनके साथ i j की लगा दो, बस x y z, x
वाई जेड, आई जे के और बीच में प्लस का साइन, ये तो हो गया आर वेक्टर। 2 -3 4, 2i 3j 4k, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा वाला वेक्टर। सॉरी, बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तभी ये बनेगा। ध्यान रखना, ये तुम्हारा लॉजिकली भी सेंस बनाना चाहिए, कुछ ऐसा मत लिख देना या प्लस माइनस कुछ भी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ही आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होता है तो 2x बनाएगा, ठीक है। तो लॉजिकली भी करेक्ट होना चाहिए और राइट साइड 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये आता है तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं। ऐसे आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म। इतना तुम वेक्टर फॉर्म पूछी होती तो छोड़ के आ सकते थे, बट हमसे पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है r डॉट n इक्वल टू डी। r ये है हमारा, ये n कैप नहीं है, ये d नहीं होगा। फिर इसको n कैप बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। क्या है इसका मैग्नीट्यूड, मुझे याद हो चुका है, √29 आएगा। तो √29 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। जब √29 से डिवाइड किया, ये बन गया हमारा n कैप, तो राइट साइड में जो हुआ वो हो गया d, जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 रीड करें, 16 रीड करेंगे शायद। 15 है कि 16 है? 16 वो इंपॉर्टेंट है, ये सब तो ऐसे ही थे। जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 15 सारे बच्चे रीड करेंगे, जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। 1 सेकंड का टाइम बच्चों, वीडियो आगे बढ़ा लो। चलो भाई, सॉरी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, जो कि ओरिजिन से डाला गया हो। ऐसे क्वेश्चन 11th क्लास में करे होंगे कि किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, वो निकालो। ठीक है, इसमें भी करेंगे लास्ट वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, बट यहां पर एक शॉर्टकट में निकाला जा सकता है। जब भी ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो तो उसे फट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पूछ क्या रहा है, पहले मैं वो बता देता हूं। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होगी, जेड एक्सेस भी हमारी यहां है, ये रही। तो जैसे ये प्लेन है, यहां से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे इस पे, ये डी डिस्टेंस होता है इसका, हमें पता है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पूछ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उन कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1, y1, z1, ये हमने ऐसे ही मान लिए। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें प्लेन की इक्वेशन पहले से ही दे रखी है, क्या है? 2x - 3y + 4z, 2x - 3y + 4z - 6 = 0। ठीक है, ये मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन वाली ही सेम इक्वेशन है। तो अभी हम इसको -3y + 4z, बिल्कुल, तो यही सेम इक्वेशन थी, तो इसको आराम से काटी उसकी वेक्टर फॉर्म में, और वो इसका n कैप और d निकाल देंगे हम। तो xi + yj + zk 2i - 3j + 4k, 6 उधर भेज दिया, बोथ साइड √29 से डिवाइड कर दी। ठीक है, डॉट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ये रहा। तो ये रहा हमारा n कैप, ये रहा हमारा d। ठीक है, अच्छे से हमें पता है, ये रहा हमारा n कैप, ये रहा हमारा d। ठीक, n कैप की जो डायरेक्शन होगी इसमें, वो होगी यहां से स्टार्ट यहां तक। ठीक है, ये होगा हमारा n कैप। d डिस्टेंस ये रहा 6/√29। हमें ये पॉइंट निकालना है। ठीक, अच्छा बच्चों, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मुझे किसी तरह यहां से स्टार्ट होने वाला वेक्टर और यहां पर एंड होने वाला वेक्टर मिल जाए, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से बता सकता हूं। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से जो ये वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा x1i + y1j + z1k। वेक्टर में फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था
किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा इस तरीके से। एक दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, वो है अगर मैं इस वेक्टर को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर की लेंथ चेंज हो जाती है, तो ये वेक्टर यहां तक पहुंच जाएगा। तो यही वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, n कैप इंटू डी। ये ध्यान रखना हमेशा, ये है फॉर्मूला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। n कैप क्या है, ये रहा, d क्या है, ये रहा, रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √29, ये हो गया हमारा n कैप। डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डॉट नहीं, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, स्केलर का मल्टीप्लाई। √29 इक्वल टू आएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये √29 तीनों के नीचे है, √29 मिलके बन जाएगा नीचे 29, 2 का 6 से मल्टीप्लाई होगा 12i प्लस -3 का 6 से होगा तो माइनस का 18 बाय 29j, 4 का 6 से होगा तो 24 बाय √29k। इसको कंपेयर करो, x1 हो गया ये, y1 हो गया ये, z1 हो गया ये, निकल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बस। ठीक है, तो तुम्हें ये सब डायग्राम बना के आने की जरूरत नहीं है, सीधा यूनिट वेक्टर को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो जो वेक्टर आएगा वो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, खत्म, उसी से निकाल देना है। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 12/29 कॉमा -18/29 कॉमा 24/29। ठीक है, रूट नहीं लगाना है, सॉरी ये गलती से लगा दिया है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। तो यहां पर हमारे जो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है, इसके सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी सब में इतने क्वेश्चंस नहीं है टाइप में, वो डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब स्टार्ट करेंगे, ये वीडियो इतनी ही रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एक बार तुम खुद से ट्राई कर लो, अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो देखो बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।